गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रीशियन ऑफ फिटर द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए आज हम एक नया अध्याय जिसका ऑब्जेक्टिव आपको हल कराया जाएगा। इस अध्याय का नाम है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? ऊष्मा उपचार। अब ये ऊष्मा उपचार का मतलब क्या होता है? ऊष्मा उपचार का मतलब ये होता है कि अगर आप इसकी थोड़ी सी परिभाषा देखेंगे तो आपको इसको पहले ये चैप्टर पढ़ाया भी गया है कि कार्यशालाओं में धातुओं पर लगातार ऐसी इंजीनियरिंग प्रक्रियाएं की जाती हैं जिनसे अणुओं के बीच स्थापित अंतरा आणविक सामंजस्य बिगड़ जाता है। मतलब कि आपको कहने का मतलब ये है कि कार्यशाला वर्कशॉप जो होता है उसमें जो मटेरियल होता है या धातु जिसको हम कह सकते हैं, मटेरियल में बहुत सारी धातु आएंगी, तो जब उन पे काम होता है तो उनके बीच के कोई भी जो धातु होती है वो छोटे छोटे आणविक कणों से मिलकर बनी होती है, तो उन पे काम होते होते उनके बीच में जो आणविक सामंजस्य होता है वो बिगड़ जाता है। इसी को सही करने के लिए हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हीट ट्रीटमेंट का मुख्य उद्देश्य होता क्या है? धातुओं की कठोरता या सामर्थ्य को बढ़ाना होता है। दूसरा क्या होता है? धातुओं के ग्रेन साइज में सुधार करना। ग्रेन साइज का मतलब जो धातु के कण होते हैं उनमें सुधार करना। तीसरा क्या होता है? धातुओं पर ठंडी अवस्था में कार्य करने, जैसे फोर्जिंग करने, वेल्डिंग करने या ढलाई करने के कारण आए आंतरिक प्रतिबल को दूर करने के लिए। तो इसी अध्याय को हम आज शुरू कर रहे हैं और इससे आज इस पे जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको हल कराते हैं। तो पहला प्रश्न है कि ऊष्मा उपचार एक प्रक्रम है जिसमें धातुओं को आपको इस स्थान पे भरना है, अवस्था में ही गर्म ठंडा करके उनके अंदर वांछित गुणों का विकास किया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सी अवस्था में। तो देखिए, ऊष्मा उपचार एक प्रक्रम है जिसमें धातुओं को ठोस अवस्था में ही गर्म ठंडा करके उनके अंदर वांछित गुणों का विकास किया जाता है। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। दूसरा प्रश्न है फैक्ट, तथ्यात्मक प्रश्न है। इस प्रश्न को जब मैं आपको मटेरियल साइंस पढ़ा रहा था, पदार्थ विज्ञान, उसमें बताया गया था, फिर भी यहाँ पे भी पूछा जा रहा है। तो कोई भी अध्याय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उस अध्याय से जो प्रश्न होते हैं कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं। जैसे इसमें पूछा जा रहा है कि माइल्ड स्टील में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, तो इसका बी उत्तर सही हो जाएगा। ये तथ्यात्मक प्रश्न है, आपको सीधे सीधे इसका मान पता होना चाहिए। बाकी इसमें और कोई लॉजिक नहीं है, कोई गणित नहीं है। तो पूछा जा रहा है माइल्ड स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो इसका उत्तर होगा 0.1% से कम। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा, माइल्ड स्टील में कार्बन की परसेंटेज 0.1% से कम होती है। तीसरा प्रश्न है कि अतिरिक्त भंगुरता को समाप्त करने तथा इस्पात को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए। अब अतिरिक्त भंगुरता मतलब कि जो एक्स्ट्रा ब्रिटलनेस आ जाता है। भंगुरता का मतलब ये होता है कि कोई मटेरियल है, कोई धातु है, तो वो भंगुर कब कही जाएगी? जब उसको पीटने पर उसके जो कण हैं वो चपटे ना होकर सीधे सीधे टूट जाएं। जैसे कांच, ग्लास को हम अगर पीटेंगे तो उसके कण क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। जैसे कि ढलवा लोहा, उसको पीटेंगे तो उसके कण क्या होंगे? टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ये कैसे मटेरियल होते हैं? ब्रिटल होते हैं। तो पूछा यह जा रहा है कि अतिरिक्त भंगुरता को समाप्त करने तथा इस्पात को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए। तो इसमें आपको 4 विधियां दी गई हैं, जिसमें से पहली विधि है नॉर्मलाइजिंग, दूसरी है हार्डनिंग, तीसरी है टेम्परिंग और चौथा है इंडक्शन हार्डनिंग। तो ये चारों विधियां हीट ट्रीटमेंट में प्रयोग की जाती हैं, लेकिन इन चारों विधियों का महत्व, उपयोग जो है अलग अलग स्थितियों में होता है। लेकिन एक्स्ट्रा भंगुरता मतलब अतिरिक्त भंगुरता को समाप्त करने के लिए जो विधि इस्तेमाल की जाती है उस विधि का नाम होता है टेम्परिंग। तो क्वेश्चन संख्या 3 का जो सटीक उत्तर होगा वो टेम्परिंग होगा। अब आप क्वेश्चन संख्या 4 पे नज़र डालिए। लिखा गया है फ्लेम हार्डनिंग को निम्न नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, ITI की परीक्षाओं में कई बार ऐसे जो मेथड होते हैं उनके कुछ विधियां होती हैं जिनके एक या एक से अधिक नाम होते हैं। तो आपको उन नामों को भी याद करना चाहिए या अपने दिमाग में रखना चाहिए
क्योंकि ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपके ITI में भी पूछे जाते हैं और अन्य कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जा रहा है कि फ्लेम हार्डनिंग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो इस वाले प्रश्न में बहुत कठिन चीज़ तो है नहीं, केवल एक विधि है जो ऊष्मा उपचार में प्रयोग में लाई जाती है, उसका एक दूसरा नाम पूछा जा रहा है। तो फ्लेम हार्डनिंग को शैलो हार्डनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपने थ्योरी नोट किया होगा तो उसमें आपको पूरा फ्लेम हार्डनिंग का विधि बताया गया होगा कि फ्लेम हार्डनिंग कैसे की जाती है, और उसमें आपको ये चीज़ भी बताया गया होगा कि इसको शैलो हार्डनिंग के भी नाम से जानते हैं। अब अगला प्रश्न है कि हाई स्पीड स्टील का ऊष्मा उपचार निम्न प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो पहला विकल्प है अनिलिंग, सेकंड विकल्प है हार्डनिंग, तीसरा विकल्प है टेम्परिंग। तो आपने जब ऊष्मा उपचार चैप्टर पढ़ा होगा पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, तो उसमें आपको ऊष्मा उपचार की जितनी भी विधियाँ थी वो सभी बताई गई थी, जैसे अनिलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग। तो ये सभी विधियाँ क्या होती हैं, वो हाई स्पीड स्टील के ऊष्मा उपचार के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो इस वाले प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है कि धातुओं का ऊष्मा उपचार निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो पहला विकल्प है खूबसूरत बनाने के लिए, दूसरा विकल्प है कुछ निश्चित गुण उत्पन्न करने के लिए, तीसरा विकल्प है सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, चौथा विकल्प है जंग लगने से बचाने के लिए। तो देखिए इस प्रश्न का जो सटीक उत्तर होगा, अब इसमें पूछा जा रहा है कि सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए, लेकिन खूबसूरत बनाने के लिए। तो धातुओं का ऊष्मा उपचार कुछ निश्चित गुण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 7, ऊष्मा उपचार करने में एक स्टील पार्ट क्रैक हो जाता है, इसका संभवतः निम्न कारण है। ऊष्मा उपचार जब किया जाता है तो एक स्टील का पार्ट क्रैक हो जाता है, तो इसका संभवतः निम्न कारण है। पहला, इसे ठीक प्रेशर से साफ नहीं किया गया, दूसरा इसे अधिक समय तक गर्म किया गया, तीसरा इसे हवा में ठंडा किया गया, चौथा इसे बहुत तेज़ी से ब्राइन में ठंडा किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इसे बहुत तेज़ी से ब्राइन में ठंडा किया गया। अगला प्रश्न है कि एक स्टील के पार्ट को 730 डिग्री सेल्सियस के थोड़ा ऊपर गर्म किया जाता है, कुछ देर इसी ताप पर रखकर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को पहला दिया गया अनिलिंग, दूसरा विकल्प हार्डनिंग, तीसरा नॉर्मलाइजिंग, चौथा टेम्परिंग। तो इस प्रक्रिया को अनिलिंग कहा जाता है। कुल मिलाकर अगर आप ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं और इसको पढ़ रहे हैं, तो इससे आपका क्या होगा कि जो आपको थ्योरी पढ़ाया गया था उसकी सटीक परिभाषा, जैसे अनिलिंग की परिभाषा आपको 4 या 5 लाइन में लिखाई गई थी, यहाँ पे क्या है कि आपको अनिलिंग की परिभाषा 1 ही 2 लाइन में पता चल जा रही है, लेकिन एक मटेरियल पर पता चली है, क्योंकि इसमें मटेरियल का नाम ले दिया गया एक स्टील के पार्ट को, जबकि अनिलिंग की जो प्रक्रिया होती है वो किसी भी मटेरियल पर की जाती है ऊष्मा उपचार के लिए। तो ऊष्मा उपचार की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपको ऊष्मा उपचार का जो एक मेथड है, जो विधि है अनिलिंग, वो स्टील पे करने का तरीका बताया गया है कि एक स्टील के पार्ट को 730 डिग्री सेल्सियस के ऊपर थोड़ा गर्म किया जाता है, कुछ देर इसी ताप पर रखकर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो अनिलिंग कहते हैं। गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करना को ही क्या कहते हैं, अनिलिंग कहते हैं। तो इस वाले प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनिलिंग। एक ऊष्मा उपचार प्रोसेस में स्टील को फर्नेस में एक निश्चित ताप तक गर्म करके उसमें ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं। अब देखिए ये जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, कि एक ऊष्मा उपचार प्रोसेस में, मतलब एक ऊष्मा उपचार विधि में स्टील को फर्नेस में एक निश्चित ताप तक गर्म करके उसमें ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो पहला नाम दिया गया टेम्परिंग, दूसरा नाम दिया गया हार्डनिंग, तीसरा नाम दिया गया अनिलिंग और चौथा है नॉर्मलाइजिंग। तो अभी आपने 8वां प्रश्न देखा था, तो हमने बताया था कि इसमें 8वें प्रश्न में आपको जो अनिलिंग की प्रक्रिया दी गई है वो एक मटेरियल,
जिस मटेरियल का नाम है स्टील पे दी गई है कि 730 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके फिर उसको धीरे धीरे ठंडा किया जा रहा है। जबकि अनिलिंग की परिभाषा जब बताया गया था तो उसमें बताया गया था कि गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने को क्या कहते हैं, अनिलिंग कहते हैं। और नौवां प्रश्न जो है कि एक ऊष्माउपचार प्रोसेस में स्टील को फर्नेस में एक निश्चित ताप तक गर्म करके उसमें ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अनिलिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अनिलिंग प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका पहला विकल्प है हार्डनेस बढ़ाना, दूसरा विकल्प है टफनेस बढ़ाना, तीसरा विकल्प है मशीनेबिलिटी बढ़ाना और चौथा विकल्प है चुंबकत्व बढ़ाना। तो अनिलिंग प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य मशीनेबिलिटी बढ़ाना होता है। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर सी विकल्प है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे इस लेक्चर में इस अध्याय से अन्य जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं अरिहंत प्रकाशन से, जो कि नेमी पैटर्न पर आधारित है, और नेमी की बुक से खुद सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।